हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। अगर आप लोग को चैप्टर 1 समझना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने होंगे, तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। 2023 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल है। ओके, तो चलिए पूरे चैप्टर को हम समझते हैं। तो बच्चों, एक बात का आप लोग हमेशा यहाँ पे याद रखिए कि अभी से लेके पूरे लास्ट चैप्टर तक एसिड और बेसिस इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो याद रखना कि हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिलहाल बता दिया है एज ए बेसिक नॉलेज के लिए कि जब भी एसिड और बेसिस इसका रिएक्शन होता है तो हमेशा आपको सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर भी निकलता है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में। ओके, तो इसको आप लोग एकदम रट लेना। अब जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जब आप लोग को एसिडिटी होता है तो आप इनो खाते हो, ठीक है। जब भी एसिडिटी होगा तो आप इनो पियोगे, तो वो जो इनो है वो हमारे लिए एंटासिड का काम करता है, यानी कि उसमें बेस प्रेजेंट होता है। तो जब भी एसिडिटी को ख़त्म करना रहेगा तो उसमें हम बेस ऐड करेंगे ताकि वो न्यूट्रल हो सके, ठीक है। तो इस वजह से एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है, इससे एसिड है, ठीक है, एसिड का मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बेस। बेस के ऐड करने से क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल होके साल्ट मिलता है और वाटर मिल जाता है। सो ये वाला रिएक्शन हमेशा याद रखना। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे जब हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब। चलिए पहले हम एसिड के बारे में समझते हैं। पहले एसिड को पूरा ख़त्म कर लेते हैं, फिर बेस में आएंगे, फिर आगे इंडिकेटर्स है और जो भी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी है सारी चीज़ों को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, फॉर्मेशन है सारा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सबको देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ एसिड? दो सब्सटेंसेस विच गिव्स H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। यानी वैसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन्स बनाते हो तो उनको एसिड कहते हैं। सर एक्वस सॉल्यूशन क्या है? तो बच्चों ये हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में भी आप लोगों को समझाया था कि वाटर में मिला हुआ कोई भी जो सॉल्यूशन होगा या सब्सटेंस होगा दैट इज एक्वस सॉल्यूशन। सपोज करो ये वाटर है और इसके साथ साथ कुछ एक दूसरा सब्सटेंस भी वाटर में मिला हुआ है, तो इसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ आयन्स फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, H+ आयन फॉर्म हो रहा हो तो इसको हम एसिड कहेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे वाटर है, इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किए, तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो इस तरह से अलग हो जाएगा। तो H+ आयन्स देखो यहाँ पे फॉर्म हुआ, मतलब H+ आयन्स हमें मिला। तो एक यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा कि ये जो H+ आयन और Cl- आयन यहाँ पे ये जो यहाँ पे डिसोसिएट हुआ है, यानी कि अलग हुआ है, तो ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उतना ज़्यादा वो डिसोसिएट होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में वो जल्दी डिसोसिएट होंगे। कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ वीक एसिड होते हैं। आगे मैं आपको यहाँ पे सारी एसिड भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से वीक है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे इसमें हाइड्रोजन जो है पूरी तरह से अलग हो गया है, जो क्लोरीन है वो पूरी तरह से अलग हो गया है। अब आगे इसमें लिखा गया है कि समटाइम्स व्हेन एसिड डिजॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन। जैसे अभी यहाँ पे हम समझे कि अगर वाटर में हम यहाँ पे HCl ऐड करें तो हमें मिलता है H+ और Cl-, यानी कि हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें H3O+ भी आयन मिलते हैं। तो सर ये कैसे होता है? तो बच्चों ये वाली रिएक्शन तो आपने देख ही ली कि HCl को जब हम वाटर में डिजॉल्व किए तो H+ और Cl- होगा, यहाँ माइनस छूट गया, लगा ले, ठीक है, ये तो हमने देखा। इसके बाद क्या होता है कि इस बीकर में तो H+ आयन हमें मिला, साथ ही इस बीकर में वाटर भी तो मिला हुआ है, अभी भी वाटर तो अभी भी है। तो फिर से ये H+ आयन क्या करता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन बनाता है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन फॉर्म कर लेता है।
ठीक है, ये लो फॉर्मूला है, याद रखना हाइड्रोनियम आयन का। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जब भी वो HCl वाटर में डिजॉल्व होगा तो पहले तो वो H+ और Cl- आयन वो फॉर्म करेगा, इसके बाद उस वाटर में H2O और प्रेजेंट होने के कारण वो H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ आयन भी फॉर्म कर लेता है, जिसको हम H3O+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे कुछ कुछ एसिड्स के नाम देखते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और कुछ यहाँ पे वीक एसिड्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इसको याद रखना कि इसको मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड में सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, कुछ वीक भी होते हैं, जैसे ये दोनों वीक है। ठीक है, ये सब का फॉर्मूला प्लस जो नाम है वो याद रख लेना। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड में ये तीनों शामिल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला इसमें दे दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। ये सब सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और वीक एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है हमने H2CO3 और H3PO4। ठीक है, तो ये सब सारे इनऑर्गेनिक एसिड हो गया। कहीं कहीं हमें मिनरल एसिड भी लिखने के लिए रहता है, मतलब हो सकता है कहीं आपका मिनरल एसिड बोल दे, तो आपको ध्यान में रखना है कि और इनऑर्गेनिक को ही मिनरल्स भी कहते हैं। ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जैसे मिथेनोइक एसिड, इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आगे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो एंट का स्टिंग होता है, चींटी जब काटती है या फिर बी मधुमक्खी जब काटता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं हमें ऑप्शंस में फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ दे देता है बट मिथेनोइक नहीं देता है। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे मिथेनोइक, कुछ बच्चों ने मिथेनोइक याद कर लिया, कुछ बच्चों ने फॉर्मिक याद कर लिया, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं फॉर्मिक होता है, कोई बच्चा का नहीं मिथेनोइक होता है, दोनों ही सेम होता है। ठीक है, एक यहाँ से कॉमन नेम है और एक है केमिकल नेम। ठीक है, ये है केमिकल नेम, ये है कॉमन नेम। ठीक है, इसी तरह से इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। साइट्रिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिया है, लैक्टिक एसिड का। तो ये सब सारे ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ठीक है, और सबके सब जो होते हैं ये वीक होते हैं, जितने भी यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड होंगे सब वीक होंगे। ठीक है, वीक कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे, मतलब अलग अलग। इसमें हमने जैसे देखा कि जो हाइड्रोजन आयन था ये पूरी तरह से अलग हो गया था, बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोजन बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे हम यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्सेज के नाम देखते हैं, जिसमें हम समझेंगे कौन सा नेचुरल सोर्सेज में कौन से एसिड प्रेजेंट है। और ये वाला जो चार्ट है एकदम रट ले, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस रखा हुआ है। ठीक है, एक यहाँ से और एक स्ट्रॉन्ग और जो मैंने आप लोग को वीक एसिड बताया वहाँ से क्वेश्चंस आप लोग के रखे हुए एग्जामिनेशंस में। तो कुछ नेचुरल सोर्सेज जैसे कि ऑरेंज और लेमन, ठीक है, नींबू और संतरा, तो इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और एक बात का ये भी याद रखना है आप लोग को कि साइट्रिक एसिड में हमेशा विटामिन सी से जिस भी फूड से हमें विटामिन सी मिल रहा हो तो उसमें साइट्रिक एसिड सोच लो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये मतलब देखा जाए तो जनरली खट्टे ही होते हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा खट्टे लगते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो टमाटर भी एसिड ही है बट वो ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन जो लेमन होते हैं और ऑरेंज होते हैं ये जनरली खट्टे ही होते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा खट्टा होगा वो साइट्रिक एसिड में कहलाता है, जिसको हम एब्जॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और विटामिन सी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इस बात का आप याद रखें, साइट्रिक एसिड विटामिन सी। ठीक है, चलिए आगे कुछ यहाँ पे और हम नेचुरल सोर्सेज के नाम देखते हैं, जैसे टैमेरिंड यानी कि इमली और ग्रेप्स अंगूर, तो इनमें पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। टोमेटो या फिर स्पिनाच की अगर हम बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऐसे टोमेटो में अगर आप देखोगे तो हर कोई जैसे बोलता ही है कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, बट इसमें और भी बहुत तरह के 3-4-5 एसिड इसमें और भी ऐड होते हैं, बट मोस्टली जो देखा जाता है कि ज़्यादातर मात्रा में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड लिखे हुए हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि आंट का जो स्टिंग है यानी चींटी काटना, या फिर बी, इसी को हम नीटल भी कहते हैं, मधुमक्खी, उसका काटना, ये उसमें जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है,
विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कर्ड में दही में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। आगे है एप्पल, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब देखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, वीक। आगे है यूरिन, यूरिन में यूरिक एसिड होता है, ऑलिव ऑयल में ओलिक एसिड होता है और फैट्स में स्टीयरिक एसिड होता है। तो ये नेचुरल सोर्सेज और जो एसिड इसमें प्रेजेंट है उसको आप एक बार रट जरूर लें। आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एसिड का जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, यानी कि एसिड को किस तरह से बांटा गया है, वो हम देखने वाले हैं। तो एसिड को 3 तरीके में बांटा गया है। एक तो है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, सेकेंड है डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज और थर्ड है डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ का मतलब वही हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है कि दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाया था, ठीक है। और वीक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होंगे वो वीक एसिड होंगे, ठीक है। सेकेंड दिया गया है डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज के आधार पर अगर हम देखें तो एसिड एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमने लिख दिया है कि ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे ये जो इनऑर्गेनिक एसिड दिया गया है यानी कि मिनरल एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन सारे ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। ऊपर में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि इनऑर्गेनिक एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड में ये तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और वीक होता है कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सब नाम आप लोग को याद रखना है, ठीक है। सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बट ऑर्गेनिक एसिड सारे ही वीक होते हैं, ठीक है ना। थर्ड है डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे। तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट एसिड ये 2 भाग में हम कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे बांटते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे समझाया है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन सिंपल सा है कि अगर एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा और वाटर का मात्रा कम होगा किसी भी सॉल्यूशन में, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम एसिड ज़्यादा डाल दिए हो और या वाटर इसमें कम हो या फिर हो ही नहीं, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। डाइल्यूट मीन्स क्या हो गया कि जैसे कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें एसिड का मात्रा क्या होगा, इस सॉल्यूशन में एसिड का मात्रा बहुत ही कम होगा और इसमें जो वाटर का मात्रा होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दैट इज़ द डाइल्यूट एसिड। चलिए आगे हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एसिड के। एसिड के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके बाद आगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दिया गया है टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं। नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टा होता है, ऑरेंजेस खट्टे होते हैं, ठीक है। या तो फिर आप कोई भी पदार्थ जो कि आप लोग खा रहे हो, अगर वो खाने में खट्टा लग रहा है तो वो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आपको एसिड को पहचानना होगा तो क्या हम एसिड को टेस्ट करके खाते हैं, टेस्ट करके हम पता करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। जो एसिड होता है वो कोरोसिव होता है, जो कि अभी हम आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में है वो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एसिड जो होते हैं वो जनरली खट्टे होते हैं। चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए इंडिकेटर है, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो टेस्ट इसका क्या होगा, सॉर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी दिया गया इसका फिजिकल स्टेट। एसिड्स आर जनरली सॉलिड्स और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एसिड्स को देखा जाता है कि जनरली जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड के ही फॉर्म में होता है हमारे रूम टेम्परेचर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो HCl है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, तो HCl इज़ द एक्वस सॉल्यूशन। यह एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में होता है, और ये इकलौता है, और ऐसा कुछ भी एसिड नहीं है जो एक्वस सॉल्यूशन हो और जो गैस हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपने कहीं कहीं देखा भी होगा कि वो गैस भी होता है, ठीक है। तो यही एक ऐसा एसिड है जो गैस के फॉर्म में होता है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड फिजिकल स्टेट। थर्ड है दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है
कि ऑल एसिड्स व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म आयंस। सभी एसिड्स जब वाटर में मिलते हैं तो वो डिसोसिएट होते हैं और फिर वाटर आयंस के फॉर्म में वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रहा है। जैसे HCl अगर हम वाटर में डिजॉल्व किए तो H+ आयंस और Cl- आयन हुआ। इसमें क्या हुआ कि दे आर फ्री आयंस सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आयंस हुए ये फ्री हो गए, अलग अलग होके फ्री हो गए वो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें जो उसमें जो है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो एसिड है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। फोर्थ है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। वही चीज़ मैंने आप लोग को अभी कुछ देर पहले भी समझाया कोरोसिव नेचर के बारे में। व्हाट इज़ कोरोसिव नेचर? तो आपने ये देखा होगा चैप्टर 1 में भी कोरोजन मैंने बताया था। कोरोजन जिसमें मैंने बताया था जैसे लोहा को अगर आप बाहर रखते हो तो धीरे धीरे जंग लगना शुरू होता है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से सड़ रहा है, गल रहा है, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो कोरोसिव का मतलब क्या हुआ कि अगर एसिड कहीं पर भी आप गिरा दो, ठीक है, अगर कहीं पर भी अपने कपड़े में ही अगर कहीं गिरा दो तो आपका कपड़ा जल जाएगा या फिर देखा जाए तो वहाँ फट जाता है, ठीक है। रीज़न क्या है? तो रीज़न यही कि एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर होता है, यानी कि जो अभी सब्सटेंसेस होते हैं तो उसको वो ख़राब कर देता है, उसको गलाना या पिघलाना वो शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एसिड है, खास करके जो मिनरल्स एसिड है, मिनरल एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड, काउज सेवर बर्न्स, मतलब जल सकता है हमारा स्किन उनसे, ठीक है, बर्न्स ऑन द स्किन एंड ईट अप मटेरियल्स, और साथ ही वो मटेरियल्स जैसे क्लॉथ हो गया, कपड़ा हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये जो होते हैं इनको वो जला सकते हैं, खा सकते हैं, उनको खा सकते हैं। नेक्स्ट 5 है कि दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर के कलर को वो चेंज कर देता है। आगे हम इंडिकेटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कब कैसे कौन से कलर में चेंज होता है। सिर्फ कलर में ही चेंजिंग नहीं होता है, इंडिकेटर में आगे हम देखेंगे समझेंगे कि स्मेल ऑर्डर में भी हम पहचान सकते हैं कि एसिड बेसिस कब कौन सा होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो इसमें फ़िलहाल जो प्रॉपर्टी दिया गया फिजिकल प्रॉपर्टी वो ये है कि कलर, इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज कर देता है। तो इसमें लिखा गया है कि इंडिकेटर्स आर हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर्स क्या करता है, हेल्पफुल होता है ये पहचानने के लिए कि कौन सा एसिडिक और बेसिक है हमारे नेचर में ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन बाय चेंजिंग देयर कलर। उसके कलर से चेंज होता है, तो इससे हम पहचानते हैं कि कौन सा एसिडिक में है और कौन सा बेसिक में है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद आइए हम एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, एसिड के रिएक्शंस होंगे। तो इसमें हम टोटल 4 रिएक्शंस को पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम सभी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन दिया गया है रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो लिखा गया है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल्स, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे हमने कुछ मेटल्स के नाम लिख दिए हैं जो कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। सबसे हाई रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है, इसके बाद सोडियम होता है। तो फॉर्म करता है साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस है जब इसको बर्न किया जाता है तो इससे पॉप साउंड निकलता है, यानी चट चट का आवाज़ निकलेगा, ठीक है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक्सेप्शंस को हम बाद में समझेंगे। पहले हमने यहाँ पे जो रिएक्शन देखा कि मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये जो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस है तो ये किस तरह से निकलेगा, इसके हम पहले एग्जांपल्स को देखते हैं। तो देखो एग्जांपल है, मेटल है, एसिड और मेटल का यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, तो फॉर्म क्या करेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये वाला रिएक्शन याद रख लेने आप, ठीक है। आप देखो जो एसिड है आप इधर भी लिख सकते हो या फिर आप मेटल को इधर लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एसिड को इधर लिखो या फिर इधर लिखो, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो है कि रिएक्टेंट साइड ही ये। तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ये याद हो गया होगा। यहाँ पे हम कुछ मेटल लिए हैं जैसे Zn, और यहाँ पे हमने एक एसिड लिया है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये देखो जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे देखो बाहर निकल गया, ठीक है, और ये जो Zn और SO4 है यहाँ पे ये सॉल्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये जो कॉपर है
ये HCl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे CuCl2 फॉर्म किया और ये जो H है ये बाहर निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें आपने CuCl2 क्यों लगा दिया, इसमें तो 2 नहीं है। तो बच्चों क्या होता है कि कॉपर में जो होता है 2+ चार्ज होता है और Cl में -1 चार्ज होता है। तो इस वजह से ये जो 2 होता है ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये Cl2 हो जाता है। फॉर्मूला अगर आप लोग को निकालने नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे ये बहुत सारे लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, ठीक है, जिसमें कैथोड एनोड सारे लिख दिए हैं, सारे आयंस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिए हैं। आगे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है, किस तरह से आप फार्मूला भी निकाल सकते हो, किसी का भी आप फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मैग्नीशियम अगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो फिर से देखो ये जो H2 है, हाइड्रोजन देखो, पहले हाइड्रोजन देखो ये बाहर निकल गया और MgCl2 ये यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो एक इसमें से इसका क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज एक का होगा, दूसरे का नेगेटिव चार्ज होगा। ये आप लोगों को पता ही होगा, कंपाउंड फॉर्म होता है तो एक उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है 2 कैसे आया, तो वही चीज़ है कि मैग्नीशियम में 2+ होता है और क्लोरीन में 1- होता है। तो ये वाला जो 2 है वो क्लोरीन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से MgCl2 होगा और इसका 1- यहाँ आएगा, तो 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ MgCl2 लिखते हैं, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे इसके एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि Fe अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकल गया और ये जो FeSO4 है ये यहाँ पे एक साथ आ गया, ठीक है। अब देखो Fe में क्या होता है कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 2 कट जाने से सिर्फ Fe और SO4 बचता है। आगे मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा हूँ जो चार्ज है वो किस में कितना होता है, वो मैं आप लोग को अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले इसके एक्सेप्शंस को देखते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। लेकिन एक ऐसा एसिड है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है। ये अगर अगर HNO3 ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये H2 फॉर्म नहीं करता है बल्कि HO2O फॉर्म करता है, यानी कि वाटर फॉर्म करता है। सर ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि इसका मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बस इसी वजह से ये H2 के जगह पे H2O फॉर्म करता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। अब इस एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन ये भी है कि इससे भी एक स्ट्रॉन्ग जैसे बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा ताकतवर ये है, नाइट्रिक एसिड से भी ज़्यादा जो ताकतवर है वो यहाँ पे मैग्नीशियम और मैंगनीज है। तो इसमें क्या होगा कि मैंगनीज के साथ या फिर मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ अगर ये HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो फिर ये पहले की तरह हाइड्रोजन ही फॉर्म करेगा, ठीक है, ये H2O फॉर्म नहीं करेगा। बस इसी बात का आपको ध्यान में रखना है, ओके। जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल के साथ मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के, तो H2O फॉर्म करेगा, ओके। लेकिन अगर वही नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम या फिर मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर H2 ही फॉर्म करेगा, ठीक है। ये वाला एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शन पर एक एक्सेप्शन है, ओके। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि किसमें कितना कितना चार्ज होता है और इसको एकदम आप रट ले, याद कर ले, ताकि आप कोई भी फॉर्मूला चुटकियों में बना सको। आप कोई फार्मूला बना सकते हो, अगर आपको याद नहीं होगा तो इसको याद कर ले, ठीक है। हाइड्रोजन में 1+ होता है, लिथियम में 1+ चार्ज होता है, सोडियम में 1+ चार्ज होता है, पोटेशियम में 1+ चार्ज होता है, एमोनियम में फिर 1+ चार्ज होगा। सारा का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया है। अब देखो जो यहाँ पे कॉपर है, 2 तरह का कॉपर होगा, तो ये कॉपर 1 है जिसमें 1 चार्ज होगा, ठीक है। और आगे इसमें देखो जितना भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सब में 1 चार्ज वाला है, +1 चार्ज वाला, जिस प्लस चार्ज वाले को कैथोड बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस कहते हैं, कैथोड होता है, ठीक है। ये सब सारे आयंस हैं। और यहाँ पे जो माइनस है तो इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस कहते हैं, ये सारे एनोड होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप याद रखते हो तो आप आसानी से किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। अभी मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाऊंगा। तो ये सब सारे पॉजिटिव चार्ज हो गए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। आगे यहाँ पे जो ब्लैक कलर में लिखा गया है इसमें सारे नेगेटिव 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसमें सारे 1 पॉजिटिव चार्ज थे, इसमें सारा 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, बेरियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है,
इसके बाद क्यूप्रिक, जैसे कि ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो कॉपर था, यहाँ पे ये जो कॉपर था ये क्यूप्रस था। अगर कॉपर में एक चार्ज होगा तो वो क्यूप्रस होगा, लेकिन अगर कॉपर में 2 चार्ज हो जाता है तो वो क्यूप्रिक होता है, ठीक है। इसको हम कॉपर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सब सारा आप लोग याद करते जाएं। इसके बाद यहाँ पे 3+ चार्ज वाला भी है, जैसे एल्युमिनियम का होता है। इसके बाद फेरिक, अच्छा देखो आयरन भी 2 तरह का होगा। देखो यहाँ पे फेरस है, अगर 2 चार्ज है तो उसको हम फेरस बोलेंगे, लेकिन अगर 3 चार्ज रहेगा तो उसको हम फेरिक बोलेंगे, ठीक है। क्रोमियम का भी 3+ चार्ज होता है। तो ये सब सारे यहाँ पे प्लस चार्ज वाले थे इधर, ठीक है। ब्लैक वाला यहाँ पे 2+ वाला है, रेड वाला इधर आपका 3+ चार्ज वाला है, और यहाँ पे जो है आपका 1 चार्ज वाला है, ठीक है। अब इधर देखो नेगेटिव वाला है, क्लोरीन में जैसे नेगेटिव होता है, ब्रोमीन। तो देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब जितना होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, चाहे फ्लोराइड, तो इन सब में एक ही माइनस होगा। तो ये आपका ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाइड्राइड, इसमें 1 माइनस होगा। हाइड्रोक्साइड में 1 माइनस होता है, फॉर्मूला OH लिखते हैं। नाइट्राइट में 1 माइनस होता है, ठीक है। तो ये जितना ग्रीन कलर में अभी आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें सारे में 1 माइनस होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जितना पिंक कलर में आप लोग को दिख रहा है, इसमें सारे 2 माइनस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस है, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ पे पिंक कलर ने दिया है। यहाँ पे 3 माइनस वाले भी, जैसे नाइट्राइट, फॉस्फेट, बोरेट, इसमें 3 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आप कोई भी फॉर्मूला आसानी से बना सकते हो, ओके। जैसे मैं आपको जो अभी फॉर्मूला था वही वाला फॉर्मूला मैं आप लोग को यहाँ पे लेके दिखाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम था, ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस चार्ज होता है, ठीक है। मैग्नीशियम देखो यहाँ पे प्लस चार्ज में होगा, मैग्नीशियम का 2+ चार्ज होगा, तो यहीं पे आपका 2+ चार्ज में आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 2+ चार्ज है। और इसके बाद यहाँ पे जो बना था HCl, ठीक है, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया था, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का कितना है, 1 ही माइनस चार्ज है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का 2+ था, यहाँ पे मैग्नीशियम का 2+ था, क्लोरीन का 1 माइनस था, तो यही वाला 2 अभी मैंने आप लोग को बताया ना, यहाँ पे 2 आ जाता है, तो वही MgCl2 होता है, ठीक है। तो बस आप लोग को इसको याद कर लेना है, और कोई भी फार्मूला बनाओ, अगर याद नहीं भी है तो बस इसको सामने रखो इस चार्ट को, और किसी भी फार्मूला को आप डेराइव कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एक तो हमने देख लिया कि जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट किया तो क्या हुआ। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, न्यूट्रल हो रहा होता है, ठीक है। तो लिखा गया कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ ए बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर। अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ध्यान में रखो कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया था तो साल्ट प्रोडक्ट साइड में था ही, बट उसमें हाइड्रोजन था, लेकिन इसमें वाटर है, बस इतना सा फर्क याद रखना, ठीक है। बाकी सारा तो वही है, ओके। तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर में मिलेगा, तो यहाँ देख लो एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, तो हमें सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, ठीक है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे HCl है। तो फॉर्मूला मैंने आप लोग को ऊपर में दे दिया है, सारा आयन्स यहाँ पे करवा दिया है। आप चाहो तो उसका यूज़ करके इन फॉर्मूला को खुद भी डराइव कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता होगा तो भी। वाटर तो निकलेगा ही, जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, तो H यहाँ पे 2 हो गया, एक O हो गया, तो H2O तो ऐसे निकल गया, बच क्या गया Na और Cl, तो देखो NaCl हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये है नाइट्रिक एसिड, तो इसमें भी देखो यहाँ पे K और NO3 आ गया, और ये 2 H और 1 O ये मिलके वाटर फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा गया, तो यहाँ पे OH और H मिलके यहाँ पे H2O फॉर्म हुआ, यानी वाटर फॉर्म हुआ, और बच गया क्या K और Br, तो यहाँ पे लिख दिए। तो ये वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो कि रिएक्शन अगर हम किसी एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करें तो क्या होगा। सर ये मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि एक मेटल होगा, कोई भी एक मेटल, जैसे सपोज करो कि कैल्शियम एक मेटल हो गया, या फिर कॉपर एक मेटल हो गया, आयरन एक मेटल हो गया, ठीक है। उसके साथ जो ऑक्सीजन है वो मिला हुआ होगा, दैट इज मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर, जो कि हमने अभी इससे पहले ही देखा था
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था तब भी सॉल्ट और वाटर दे रहा था, और मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब भी यही फॉर्म करेगा। तो ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। चाहे वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे चाहे बेस के साथ करे, प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। बस फर्स्ट वाला में हमने देखा था कि वहाँ पे H2 निकला था, ठीक है, जब मेटल से रिएक्ट हुआ था। तो अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, कि जैसे ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो ये बेसिक नेचर का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। चलिए आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड हम लेंगे, कुछ एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक मेटल हमने लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया यानी O, हम यहाँ पे एक एसिड लिए HCl, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो H और O है ये मिल के क्या फॉर्म कर लिया, H2O, बच गया क्या, Ca और Cl। तो Ca और Cl, ऊपर मैंने आप लोगों को चार्ट दे दिया है आयंस का, आप जाके देख सकते हो। Ca में 2 प्लस चार्ज होगा और Cl में 1 माइनस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा यानी कि CaCl2 होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस्ड कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बैलेंस करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 में कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं वो मैंने सिखाया हुआ है। इसके सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ही लिया गया है लेकिन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ पे फिर से वही है, H और O मिल के यहाँ तो H2O फॉर्म कर लिया, यहाँ पे अब क्या बच गया, Ca और NO3 का होल 2। तो वही है, Ca का डबल पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस वजह से ये NO3 के पास आ गया, क्योंकि NO3 का सिर्फ 1 माइनस होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे CuO और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का रिएक्शन किया जा रहा है। तो ये H2O मिल के यहाँ पे H2O हो गया और बच गया Cu और SO4, तो यहाँ हो गया CuSO4, ठीक है। तो इसमें Cu का 2 होता है आयंस और SO4 का भी 2 आयंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से 2 प्लस और SO4 में 2 माइनस, तो 2 कट के फॉर्मूला बनता है CuSO4, ठीक है। ऊपर मैंने आप लोग को आयंस दे दिया है, आप उसको यूज़ करके आप किसी फॉर्मूला को देख सकते हो निकाल के। चलिए एक लास्ट रिएक्शन को देखते हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग का है। रिएक्शन अगर जो एसिड है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करे तो क्या होगा। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर एसिड रिएक्ट करे तो क्या होगा, ठीक है। मेटल कार्बोनेट कहने का मतलब क्या है कि कोई एक मेटल होगा, जैसे इसमें एक हमने मेटल ले लिया सोडियम, ठीक है, और कार्बोनेट यानी कि फॉर्मूला CO3, ठीक है। तो ये हो गया Na-CO3, ऐसे फॉर्मूला Na2CO3 होता है क्योंकि कार्बोनेट में डबल आयंस यहाँ पे होता है नेगेटिव में, ओके। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल को अभी हम देखेंगे। तो एसिड यहाँ पे देख लो, इसको समझ लो, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है यानी एसिड और मेटल कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है तो इसमें क्या क्या फॉर्म होता है, तो इसमें फॉर्म होता है साल्ट, यहाँ पे लिख दिया हमने साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। देखो इससे पहले हमने 3 केसेस पढ़े जिसमें 3 रिएक्शंस पढ़े, जिसमें एक में साल्ट और हाइड्रोजन मिल रहा था, ठीक है। साल्ट सब में निकलेगा, तो मेटल के साथ रिएक्ट हुआ था तो हाइड्रोजन निकला था, ओके। बेस के साथ एसिड का रिएक्ट हुआ था तो उसमें हमने देखा कि वाटर निकला था, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद वाटर निकला था, उसके बाद सेम उसी तरह से वाटर ही निकला था साल्ट के साथ। और एक यहाँ पे जो हम 4th रिएक्शन देख रहे हैं तो इसमें साल्ट और वाटर तो निकल ही रहा है, ठीक है। बेस में साल्ट वाटर दोनों निकला था और इसके बाद जो मेटल ऑक्साइड के साथ किए थे तो उसमें भी साल्ट और वाटर निकला था, सेम था। बट इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्यों, इसके पीछे का भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे ये मेटल कार्बोनेट बन जाता है। कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों CO3 होता है, ठीक है। तो CO3 जब भी रिएक्टेंट साइड में होगा, ये हमने चैप्टर 1 में भी आप लोगों को बताया था, तो प्रोडक्ट साइड में CO2 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे देख लो CO3 लिए हुए हैं तो यहाँ पे CO2 निकल रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट का पहले एग्जाम्पल देखते हैं, बाद में हम फिर यहाँ पे नीचे आगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। मेटल कार्बोनेट एक लेते हैं जैसे सोडियम और कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, क्योंकि CO3 में जो होता है 2 नेगेटिव आयंस होते हैं इस तरह से, तो इस वजह से Na में यहाँ पे 2 लग जाता है और Na में 1 पॉजिटिव आयन होता है, तो इधर CO3 की जगह पे इधर 1 ही है, ठीक है।
तो यहाँ पे Na2CO3 हम एक मेटल कार्बोनेट लिए, एसिड हम यहाँ पे ले रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे देखो वाटर H2O निकला और CO2 निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। मतलब आप ऑक्सीजन, कार्बन और जो भी हाइड्रोजन था उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे Na और Cl बच गया, सिंपली है, यहाँ पे लिख दो। अब इसी तरह देखो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको छोड़ दो, Na और Br बच गया, इसको यहाँ पे लिख लो। बस ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो चार्ज होगा, जैसे सोडियम का यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन का एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक है तो ये तो खैर NaBr सिंपल है, ठीक है। अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ पे NaBr2 लगाते, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमने देखा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन एसिड का। नीचे यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, मेटल कार्बोनेट का एसिड से रिएक्ट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो, प्रोडक्ट साइड में हमें सेम वही मिलेगा, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिए हुए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। मेटल हमने ले लिया सोडियम, हाइड्रोजन हो गया और कार्बोनेट CO3। तो जब इसका हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो फिर से वही रूल है, देखो HCO ये तीनों हटा दो, बाकी जो बच गया यहाँ पे सॉल्ट में लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से भी H हटा दो, यहाँ पे Na और Cl बच गया, सिंपली सॉल्ट में लिख लो। वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख लो, CO2 यहाँ पे लगा दो क्योंकि यहाँ पे CO3 है, और अगर बैलेंस नहीं है इक्वेशन तो बैलेंस कर दो, ठीक है। हो सकता है किसी इक्वेशन में बैलेंस नहीं हुआ हो तो उसको चेक कर लेना आप लोग। सेकेंड में यहाँ पे दिया गया है NaHCO3, फिर से वही यहाँ पे देखो मेटल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। इसमें हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो रूल वही यहाँ पे देख लो, हाइड्रोजन को हटा दो, हाइड्रोजन को यहाँ से इस तरह से हटा दो, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, क्या बच गया Na और Br, तो ये हो गया NaBr, ठीक है। बाकी इधर वाटर का फॉर्मूला और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखो यहाँ पे 4 चीज़ें निकलती हैं, कौन कौन सी 4 चीज़ें, तो एसिड रिएक्ट्स विथ, अगर मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और हाइड्रोजन मिला, बेस के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर मिला, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वही साल्ट और वाटर ही मिला, ठीक है। मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया था तो हमें साल्ट, वाटर तो मिला ही बेसिस और मेटेलिक ऑक्साइड की तरह, बस इसमें कार्बोनेट होने के कारण CO2 भी निकल गया, ठीक है। तो ये 4 रिएक्शंस एसिड का होता है। एक और होता है जो कि हमने आप लोग को ऊपर ही आप लोग को बता दिया था कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था इसको हम वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि हाइड्रोजन आयन और क्या क्लोरीन आयन इस तरह से निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये फिर से वाटर तो अभी भी प्रेजेंट है, तो ये फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H3O+ बनाता है, यानी हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हमने आप लोग को ऊपर ही ऑलरेडी बता दिया था, इस वजह से हमने यहाँ पे इस रिएक्शन को नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये जो एसिड वाला कॉन्सेप्ट है फिलहाल यहाँ पे क्लियर आप लोग का हो गया होगा। आगे हम लोग बेसिस के बारे में समझने वाले हैं, इसके बाद जो भी इंडिकेटर्स हैं उसको आगे फिर समझेंगे। चलिए बेसिस को समझते हैं आगे। तो बच्चों बेसिस होता क्या है, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में एसिड्स और बेसिस के बारे में दोनों ही पढ़ा हुआ है। एसिड्स का अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर ऐड करें तो ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने जितना भी पार्ट इस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा इस ब्लू कलर का लिटमस पेपर का, उतना पार्ट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एसिड के डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन आपने देखा था होगा भी कि हमने जो एसिड की जो डेफिनेशन लिखवाई है वो थोड़ा डिफरेंट लिखवाई है, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में आ गए हो तो आपको 10th क्लास के अनुसार डेफिनेशन लिखनी होगी। तो बेसिस में भी बिल्कुल इसी तरह से होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें अगर हम रेड कलर का लिटमस पेपर ऐड करते हैं, ठीक है, रेड कलर का लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो ये जो रेड कलर है जितना तक ही ये डिजॉल्व होता है, जितना तक ये जो लिटमस पेपर है डिजॉल्व होगा इस सॉल्यूशन के अंदर में, तो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, ये रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड होता है कि एसिड क्या होता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि ये आगे हम इंडिकेटर में पढ़ेंगे, इस वजह से ये वाला हमने आप लोग को एसिड में नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन में आप लोग को नहीं लिखना है। हाँ, आप चाहोगे तो ये जो है आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए बेसिस के
हम डेफिनेशन को देखते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि बेसिस होता है क्या है, तो आपको कैसे लिखना है। तो एसिड का जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही है बेसिस का भी। दो सबस्टांसेस विच गिव्स OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बेसिस। यानी कि वैसे सबस्टांसेस जो एक्वस सॉल्यूशंस में OH माइनस आयन्स देते हों तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। एसिड में हमने पढ़ा था कि H प्लस आयन दे रहा था और इसमें क्या हो रहा है कि OH माइनस आयन्स दे रहा है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने आप लोग को बता दिया है एसिड्स में भी होता क्या है। ठीक है, तो बेसिस क्या हो गया कि वैसे सबस्टांसेस जो OH माइनस आयन्स दे एक्वस सॉल्यूशन में। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल को समझ लो। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है NaOH, ये क्या है, एक तरह का ये बेस हो गया। ठीक है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये सपोज कर लो एक सॉल्यूशन है जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम NaOH को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, Na प्लस और OH इस तरह से ये जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है, पूरी तरह से जो NaOH है वो डिज़ोल्व होता है, पूरी तरह से वो अलग हो जाता है। ठीक है, डिसोसिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं, या फिर आयोनाइज हो जाता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा वो आगे हम पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इसी तरह से हम बेस में भी आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सा कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा और कौन सा पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, यानी कौन सा कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से वो अलग हो जाएगा, और कौन सा अलग पूरी तरह से नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पे देखते हैं बेसिस के बारे में और कुछ चीज़ें। तो बेसिस आर सोपी और स्लिपरी इन टच। जब बेसिस को आप टच करोगे तो ये बहुत सोपी टाइप में, साबुन को जैसे टच करते हो तो उस टाइप में लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें फिसलाहट होगी। जैसे साबुन को आप देख ही रहे होंगे, तो जब उसको आप छूते हो तो बहुत ज़्यादा वो फिसलाहट टाइप में लगती है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सम बेसिस आर सॉल्यूबल एंड सम आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, कुछ बेसिस क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, और कुछ बेसिस इनसॉल्यूबल होते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सारे ही बेसिस सॉल्यूबल नहीं होते हैं, सारे ही बेसिस जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं पूरी तरह से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेसिस सॉल्यूबल होंगे, जो बेसिस सॉल्यूबल होंगे तो उनको हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, बेसिस विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, वैसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल होंगे, जो घुल जाएंगे पूरी तरह से, तो उनको हम अल्कलीज कहेंगे। और जो नहीं घुलेंगे तो वो हम अल्कलीज नहीं कह सकते हैं। हाँ, वो बेसिस होगा, बेसिस होगा, लेकिन अल्कलीज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेसिस के बारे में लिख दिया है। ठीक है, अल्कली के बारे में यहाँ पे आगे हम और भी कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और कुछ वीक बेसिस के बारे में लिख दिया है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है, आगे खैर में हम पढ़ेंगे ही, लेकिन यहीं पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली जो होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी अलग अलग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो जो आयन्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और वीक में इसी का ठीक अपोजिट होता है, ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं हो पाते हैं, यानी डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं। और ये जो होते हैं इसका जो OH माइनस, सॉरी यहाँ पे बेस में OH माइनस आयन्स आया था ना, OH माइनस आयन्स आया था, हमने यहाँ पे H प्लस लिख दिया था। ठीक है, OH माइनस आयन्स की जो अमाउंट होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, और इसमें जो होता है OH माइनस आयन्स के अमाउंट जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, आगे हम इसको देखेंगे, लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वीक बेस हो, तो ये सारे ही यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं अल्कलीज के। क्योंकि अल्कलीज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो सॉल्यूबल होंगे वाटर में तो वो अल्कलीज कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग सब्सटेंसेस, तो ये सारे ही वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, तो इस वजह से इन सबको हम अल्कलीज कहते हैं। ठीक है, अब देखो अल्कलीज से रिलेटेड कुछ ज़रूरी टर्म्स, जितने भी अल्कलीज होते हैं वो हाइड्रोक्साइल आयन्स मतलब प्रोड्यूस करते हैं या आयोनाइज करते हैं, बनाते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। ऑब्वियसली जो घुलेंगे, जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाएंगे, ठीक है, जो सॉल्यूबल होंगे तो हाइड्रोक्साइल आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म करेंगे, और अगर नहीं घुलते हैं तो वो नहीं फॉर्म करेंगे। जैसे बेसिस के कंडीशन में हमने देखा कि बेसिस कुछ सॉल्यूबल थे, कुछ इनसॉल्यूबल थे। तो जो सॉल्यूबल होगा तो वही जो हाइड्रोक्साइल आयन्स है वो फॉर्म करेगा, जो इनसॉल्यूबल होगा वो फॉर्म नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो जो सॉल्यूबल था वो क्या था, अल्कलीज। तो इस वजह से जितने भी अल्कलीज होंगे वो हाइड्रोक्साइल आयन्स वो फॉर्म करेंगे। ठीक है,
अल्कली के बारे में एक और टर्म दिया गया है कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली। ऑल ये तो बिल्कुल सही है कि जितने भी अल्कलीज हैं वो बेसेस होंगे, लेकिन जो बेसेस हैं वो अल्कलीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये जो अल्कलीज निकला है वो कहाँ से निकला है? बेसेस से ही निकला है। क्यों सर, क्यों बेस से निकला है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सॉल्यूबल होगा वो अल्कली होगा, जो इनसॉल्यूबल होगा वो अल्कली नहीं होगा। तो ये जो सॉल्यूबल है यहीं से तो निकला है। अल्कली क्या है? जो सॉल्यूबल है। ठीक है, तो इस वजह से कहा गया है कि जितने भी अल्कली होंगे वो बेस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेस अल्कली नहीं हो सकता है। क्योंकि बेस इनसॉल्यूबल है और इनसॉल्यूबल अल्कली नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी अल्कली हैं वो बेस हो सकते हैं, बट सारे बेसेस अल्कली नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे फेरिक ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला FeOH का होल 2। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो, ऊपर मैंने आप लोगों को टेबल दे दिया है। ठीक है, Fe में 2 प्लस चार्ज होगा, OH में 1 माइनस चार्ज होगा, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो FeOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, इसका भी फॉर्मूला ऊपर में आप लोगों को दिख जाएगा टेबल में। यहाँ पे तो ये जो फेरिक ऑक्साइड है और क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये बेसेस हैं। ठीक है, ये बेसेस हैं, लेकिन ये इनसॉल्यूबल हैं, ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। अल्कलीज हमेशा सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, ये जो इनसॉल्यूबल होगा अल्कलीज नहीं होंगे। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने आप लोग को दे दिए जो अल्कलीज नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर में मैंने आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए जो अल्कली भी है और यहाँ पे जो बेस भी है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम देखते जा रहे हैं। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिस के क्लासिफिकेशन को, जो कि हमने ऑलरेडी एसिड्स के क्लासिफिकेशन को देखा था। तो वहाँ जो क्लासिफिकेशन एसिड का हुआ था तो 3 तरीके से हुआ था। यहाँ पे 2 ही तरीके से बेसिस का क्लासिफिकेशन होगा, एक स्ट्रेंथ के बेस में और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन के बेस में। स्ट्रेंथ मतलब क्या? कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा कि दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड या फिर डिसोसिएट। ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखा था, तो Na+ और OH- ये पूरी तरह से क्या हो गया? आयोनाइज्ड हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, जबकि जो वीक बेस होगा ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड नहीं होता है, ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। और सेकेंड चीज़ कि स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? लार्ज अमाउंट हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइल आयन्स है, हाइड्रोक्साइल आयन्स मतलब क्या? OH- आयन्स, इसकी जो संख्याएँ होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी और वीक बेसेज में इनकी संख्याएँ कम होती है। डेट्स इट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम बात करें तो ये हमने एसिड्स में भी पढ़ा था कि अगर एसिड का मात्रा ज़्यादा हो, वाटर का मात्रा कम हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो बेस में भी सेम यही चीज़ होगा। अगर इसमें बेस ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा, कोई सॉल्यूशन जिसमें बेस ज़्यादा हो वाटर कम हो, ठीक है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। इसी का अपोजिट है डाइल्यूट एसिड। अगर किसी सॉल्यूशन में बेस का मात्रा कम हो और वाटर का मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, वाटर का मात्रा ज़्यादा हो और बेस का मात्रा कम हो, तो उसको हम डाइल्यूट एसिड, सॉरी यहाँ पे एसिड्स लिखा गया है, यहाँ पे आप बेस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे एसिड लिखाया हुआ है, इसको हटा के यहाँ पे आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड, बेस और डाइल्यूट यहाँ पे बेस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। बिल्कुल एसिड की तरह है। अगर आपको एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी याद हो गया तो ये आप लोग का बेसिस का यूं ही याद हो जाएगा। तो एसिड के कंडीशन में हमने देखा था कि एसिड का टेस्ट खट्टा था। ठीक है, एसिड का जो टेस्ट था वो खट्टा था, बट जो बेसिस के जो टेस्ट होते हैं वो बीटर होते हैं। ठीक है, बीटर होते हैं यानी कि ये कड़वे होते हैं। ठीक है, तो बेसिस है वे बीटर टेस्ट। अगर इसके हम फिजिकल स्टेट का बात करें तो बेसिक आर जनरली सॉलिड्स। जो बेसिस होते हैं वो जनरली सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं। और ये पता ही होगा, अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि ये टच में सोपी टाइप का लगता है। तो ये यहाँ पे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड्स और बेसिस में ये कॉमन है। अगर एग्जामिनेशन में कॉमन पूछ दे कि एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है, तो ये पॉइंट याद रखना कि एसिड्स एंड बेसिस हैव बोथ हैव गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वही है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आसानी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दोज बेसेस विच आर डिजॉल्व इन वाटर, वैसे बेसेस जो वाटर में घुल जाए, डिसोसिएट टू फॉर्म आयन्स, और घुल के आयन फॉर्म करे, तो वो उससे क्या होगा? आयन के फॉर्म करने से
इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से पास हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने करके भी दिखाया है कि जो NaOH है इसको जब वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है तो Na प्लस और OH माइनस ये जो आयन है वो कम्प्लीटली अलग अलग हो गए। ठीक है, तो जब Na प्लस और OH माइनस इस तरह से अलग हो जाएंगे तो वो आयन्स जो हो गए फ्री आयन्स हो गए। ठीक है, वहाँ से अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से अब हम आसानी से पास कर सकते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो वाटर होता है ना वो पहले बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही इसमें ये आयोनाइज्ड हो गया, ठीक है, ये आयन जैसे ही आयोनाइज्ड हो गया, इस वाटर में NaOH ऐड कर दिए, आयोनाइज्ड हो जाने पर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। इसी वजह से इसको गुड इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। ठीक है, बोथ एसिड्स एंड बेसिस हैव गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बेसिस के बारे में। तो एसिड्स भी कोरोजिव नेचर का था, बेस भी कोरोजिव नेचर का है। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन पॉइंट है। ओके, एक लास्ट पॉइंट दिया गया है, दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, यानी कि इंडिकेटर के कलर को ये चेंज कर देता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद ये रेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, तो दैट इज़ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर से ही हम लोग पता करते हैं। तो उसमें एसिड में भी इंडिकेटर आया था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर होता क्या है, व्हाट इज़ इंडिकेटर। तो देखो अगर हम एक पहचानना हो कि कोई भी चीज़ दिया हुआ है तो एसिड है या फिर बेस है, तो हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि खट्टा हुआ तो एसिड होगा और बीटर हुआ तो वो बेस होगा। लेकिन सारी चीज़ों को, सारी सब्सटेंसेस को जीव से टेस्ट करना, टंग से टेस्ट करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए इंडिकेटर का रोल यही होता है कि ये पहचान किया जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो लिखेंगे हम इस तरह से कि एन इंडिकेटर इज़ ए केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेज इट्स कलर। इंडिकेटर में क्या होता है कि कलर चेंजेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। जैसे ही एसिड या फिर बेस के ये प्रेजेंस में आएगा तो वो अपना कलर को चेंज कर लेगा। और देखो आगे हम पढ़ेंगे सिर्फ कलर ही चेंज नहीं होता है, जो सेंट है उसमें भी चेंजिंग आता है, लेकिन जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं कलर में चेंजिंग। तो आप लोग यही ध्यान रखना कि जो कलर होते हैं उसमें चेंजेज आता है। अब चलिए हम इंडिकेटर्स के टाइप को समझते हैं, यानी कि इंडिकेटर के प्रकार। तो इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर और थर्ड है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब हम एक एक करके इन तीनों इंडिकेटर को समझते जाएंगे। तो फर्स्ट दिया गया है नेचुरल इंडिकेटर। व्हाट इज़ नेचुरल इंडिकेटर, तो जैसे नाम से पता चल गया है कि जो हमें नेचुरली मिलता हो वैसे इंडिकेटर को हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, यानी दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। वैसे इंडिकेटर जो प्लांट्स के फॉर्म में हमें नेचर से प्राप्त होते हो तो उसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिटमस या फिर टर्मरिक हो गया। लिटमस के बारे में हमने ऊपर में ऑलरेडी पढ़ा था कि किस प्रकार से जो लिटमस पेपर होता है रेड और ब्लू कब चेंज होता है एसिड में, कब चेंज होता है बेस में। आगे हम इसको और पढ़ेंगे, ठीक है, लिटमस पेपर और टर्मरिक के बारे में अभी मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है, कब कैसे कौन सा चेंजेज होगा। इसके बाद सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया, दोज इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब फ्रॉम केमिकल्स। वैसे इंडिकेटर्स जो लैब में प्रिपेयर्ड होते हो, लैब में बनते हो किसी केमिकल से, तो उन इंडिकेटर्स को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे फिनोल्फथेलिन, ठीक है, फिनोल्फथेलिन को लैब में बनाया जाता है इसका केमिकल का यूज़ करके, चाहे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो ये सब अभी आगे देखेंगे कि किस तरह के इसके कलर में चेंजेज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो कि है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में लिखा गया है कि दोज सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी कि वैसे सब्सटेंसेज जो एसिडिक मीडियम में उसका जो स्मेल होगा, ठीक है, वो कुछ और होगा, और बेसिक मीडियम में उसका जो स्मेल होगा वो कम होगा, ठीक है। तो वैसे इंडिकेटर को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ये जनरली हमारे स्मेल से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ओल्फैक्टरी वर्ड आ जाए तो इसको स्मेल में समझना। अब चलो आगे हम यहाँ पे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है वैनिला। यहाँ पे देखो ये वाला वैनिला है, ये जो फ्लावर टाइप में आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला वैनिला है, ओके। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में इसमें दिया गया है अनियन। अनियन जो कि आपके घर में होगा, प्याज जिसको हम कहते हैं। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल होता है, ठीक है। तो सर हम इन तीनों का कैसे पहचानें, इन तीनों का यूज़ करके कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। कैसे हम पहचानेंगे कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, तो हम पहचानेंगे इसके स्मेल से। अगर ये बेस के कांटेक्ट में आया तो उसका जो स्मेल है वो कम हो जाएगा, मतलब
एकदम गायब सा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एसिड के कॉन्टेक्ट में आया, इन तीनों में से किसी का भी मान के चलो आया पेस्ट, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी एसिड के संपर्क में आया तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का वैसे ही जो भी स्मेल होगा वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सेम। अब इसका कहने का मतलब क्या होगा, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब सपोज करो कि अनियन का आपने एक पेस्ट लिया, ठीक है, और हाथ में आपने लगा लिया उस पेस्ट को, ओके। इसके बाद आपने एक हल्दी लिया, ठीक है, और उस हल्दी को भी अपने हाथ में लगा लिया, ओके। तो अब क्या होगा, क्या उस प्याज का, उस अनियन का जो स्मेल है आपके हाथ से चला जाएगा? नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि इस हल्दी में हमें पता है टर्मरिक में हमें पता है कि क्या प्रेजेंट रहता है, एसिड। तो इसी वजह से इसमें हमने लिख दिया है कि रिमेन सेम, एसिड के कांटेक्ट में इसका कोई स्मेल चेंज नहीं होगा। तो इससे हम पहचान लीजिए, स्मेल में चेंज नहीं हुआ तो वो क्या हुआ, एसिड हुआ। अगर स्मेल चला जाता तो उसमें बेस होता। जैसे साबुन में, अगर साबुन से आप हाथ धो लो वही अनियन का पेस्ट को, तो वो स्मेल जो है चला जाएगा। इससे क्या पता चला स्मेल चला गया? तो क्योंकि स्मेल तभी गया है क्योंकि उसमें बेस मिला है, साबुन में बेस मिला है। तो इससे हम पता कर लिए कि जो सोप है उसमें बेस मिला है। तो ये एक तरीका है पता करने का, स्मेल से भी हम पता कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल। अब चलो यहाँ पे हमने जो दो एग्जाम्पल्स पढ़े थे नेचुरल इंडिकेटर में, लिटमस और टर्मरिक पेपर का, और फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज का, इनको समझते हैं। ये कब कौन सा चेंज होता है, कैसे चेंज होता है एसिड बेसिस में, कैसे हम पता करेंगे कब एसिड होगा कब बेस होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है। लिटमस पेपर यहाँ पे देखो दो कलर का है, एक रेड लिटमस पेपर है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। एसिड जो होता है वो रेड कलर का होता है, बेसिस जो होगा वो ब्लू कलर का होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसी वजह से हमने सारे कलर को लिख दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो जब रेड लिटमस पेपर को एसिड के साथ मतलब मिलाते हैं, ठीक है, जब रेड लिटमस पेपर और एसिड को मिलाएंगे तो क्या होगा, रेड रेड मिलके तो रेड ही ना ऑब्टेंड होगा, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है वो रिमेन्स सेम होता है, रिमेन्स रेड। एसिड में अगर आप रेड लिटमस पेपर ऐड करोगे तो रेड ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वही रेड लिटमस पेपर आप अगर बेस में मिलाओगे जो कि ब्लू कलर का होता है, तो रेड को ये ब्लू में, वो लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पे एक हमने कोई एक एक्वस सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर इस एक्वस सॉल्यूशन में रेड कलर का हमने एक इंडिकेटर इसमें डाला, ठीक है। तो ये अगर बेस है, अगर ये बेस है तो ये ब्लू कलर में इसका जो कलर है वो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। इसका ये कलर जो है ब्लू कलर हो जाएगा। और अगर ये रेड हो जाता तो समझ लेंगे वो एसिड है, ठीक है। मतलब रेड ही रहता, मतलब कोई चेंज नहीं होता, तो समझ आते हैं ये एसिड है। लेकिन अगर ब्लू कलर हो गया तो हम क्या समझेंगे, इस तरह से यहाँ पे मैं ब्लू कलर करके दिखा दे रहा हूँ। अगर ब्लू कलर हो गया तो हम समझेंगे कि वो बेस है, ठीक है। रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि एसिड में क्या होगा कि रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, बट बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो क्या होगा, तो ब्लू लिटमस पेपर अगर हम लेंगे तो एसिड के जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हमने फिर से एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर का, इस बार जो लिटमस पेपर है ये ब्लू कलर का है, ठीक है। ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है पूरा। तो ये जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो ये पूरा इसको रेड रेड कर देगा, पूरा इसको रेड कर देगा, इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। कहाँ तक करेगा, जहाँ तक ये डिज़ोल्व हुआ है, जहाँ तक इसका जो लिटमस पेपर है जहाँ तक हमने उसमें डुबाए हुए हैं वहाँ तक वो करेगा। समझ में आ गया होगा। तो एसिड के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में रिमेन सेम वही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर है ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है वो रेड है या फिर ब्लू है। हम लोग एसिड और बेस का पता करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब चलो थर्ड में यहाँ पे देखते हैं टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है, जो हल्दी है वही है टर्मरिक। अब टर्मरिक में क्या होगा, अगर हम इसमें एसिड मिलाएंगे तो कोई चेंज ही नहीं होगा। अगर टर्मरिक में आप एसिड मिलाओ तो कोई चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो कलर ही रहेगा। बट बेस के संपर्क में आप जैसे ही टर्मरिक को लाओगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी घर में करके देख सकते हो। आप क्या करना कि सर्प ले लेना, ठीक है, सर्प ले लेना, उसको वाटर में घोल कर क्या करना, उस पर हल्दी डाल देना। कुछ समय के बाद देखोगे कि ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि सर्प में बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो इससे पता चलता है कि जो सर्फ में होगा वो बेस होगा। सर्फ जो होता है वो बेस होता है क्योंकि वो रेड कलर का हो जाता है। वो रेड कलर में हो गया तो पहचान लिए बेस है। अगर कोई चेंज नहीं होता तो समझ जाते कि वो एसिड ही है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया फेनोल्फथेलिन। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि फेनोल्फथेलिन भी एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, कलरलेस होता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप इसको बेस के साथ मिलाते हो तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है मिथाइल ऑरेंज, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, और बेस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में रेड कलर का और बेस के कांटेक्ट में येलो कलर का। और ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है इन कंपैरिजन टू टर्मरिक एंड फेनोल्फथेलिन, क्योंकि इन दोनों का एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, बट मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होता है। अगर आपको एसिड पहचानने के लिए तीनों में से दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप एक में टर्मरिक डालोगे, एक में फेनोल्फथेलिन डालोगे, एक में आप मिथाइल ऑरेंज डालोगे, तो इसमें टर्मरिक का जो कलर है वही हो जाएगा, इसमें भी वही कलर होगा। फेनोल्फथेलिन डालोगे लेकिन मिथाइल ऑरेंज में यही सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन इस सॉल्यूशन में जैसे ही डालोगे मिथाइल ऑरेंज तो ये जो मिथाइल ऑरेंज का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो गया। इससे क्या पता चला कि मतलब जो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर या ऑरेंज कलर का था वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आएगा। तो जैसे ही रेड कलर का हो जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, एसिड है। ये जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एसिड था। ठीक है, लेकिन देखो इन दोनों में कोई चेंज नहीं हुआ था, ये भी एसिड था लेकिन हम यहाँ पे पहचान नहीं सके। ठीक है, वो दोनों बीकर में हम पहचान नहीं सके कि वो एसिड था, लेकिन मिथाइल और ऑरेंज से हम पहचान लिए कि वो जो सॉल्यूशन था वो एसिड था। और अगर बेस होता तो येलो कलर का हो जाता है ये ऑरेंज कलर। ठीक है, समझ में आ गया होगा इंडिकेटर पूरा। अब एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, देखो अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं, चाहे नेचुरल हो या फिर साइंटिफिक हो या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो, हमने कहीं पर भी ये नहीं समझा या ये नहीं पढ़ा कि कौन सा इंडिकेटर का मतलब इंडिकेटर से ये पता तो चल गया कि कौन सा बेस है और कौन सा एसिड है, ये हम पता कर लिए। चलो ठीक है, ये पता हो गया कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, लेकिन क्या हम ये पता कर पाए कि जो बेस निकला वो वीक एसिड था कि जो बेस निकला वो स्ट्रॉन्ग बेस था या फिर वीक बेस था, या फिर जो एसिड हम निकाले वो स्ट्रॉन्ग एसिड था या फिर वीक एसिड था? नहीं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम ये दोनों ही चीज़ें निकाल सकते हैं। हमें तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा बेस है, लेकिन ये भी पता कर लेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है। इसी तरह से एसिड का भी हम पता कर लेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। समझ में आ गया? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या है, दोज इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटेक्ट नेचर ऑफ अदर केमिकल्स, हम दूसरे केमिकल के सिर्फ नेचर को ही नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी सिर्फ एसिड और बेस का ही हम पता इतना ही नहीं कर सकते हैं, बट ऑल्सो डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। एसिड में कितना उसका स्ट्रेंथ है, मतलब कैसा स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, या फिर बेस स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, वो भी पता कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है पीएच पेपर। इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ से अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, इसको पेपर मत समझना। जैसे हमने ऊपर में लिटमस पेपर देखे थे, तो वो लिटमस पेपर था, उसको हम किसी सॉल्यूशन में ऐड कर रहे थे तो उसका कलर चेंज हो रहा था, लेकिन इसको हम कहीं डालना नहीं है, इसको कहीं डालना नहीं है। ये एक तरह का एक स्केल होता है। ठीक है, ये एक तरह का स्केल होता है। इसको हम कैसे चेक करते हैं तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर का देखो एक एग्जांपल दिया गया है पीएच पेपर, जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पीएच पेपर है ये किस तरह से वर्क करता है तो ये आगे हम समझेंगे। तो इसको जानने से पहले यहाँ पे इस पीएच को समझते हैं, ये पीएच क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पीएच यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके टोटल 14 तक लिखा गया है, यानी कि जो पीएच का जो वैल्यू होता है 1 से लेके 14 तक हो गया, यहाँ पता चल गया। अब ये जो 1 से 14 तक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, तो ये जो 7 है, 7 होता है न्यूट्रल, जो कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर पीएच 7 हो तो ना ही वो एसिडिक कहलाएगा ना ही वो बेस कहलाएगा, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो 7 से कम वाला जितना भी होगा वो सारा एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा वाला जितना होगा वो सारा बेस होगा। अब इसमें स्ट्रॉन्ग और जो वीक है वो कैसे पता करेंगे, तो 7 से कम, जैसे ये लाइम ग्रीन है,
तो ये जो होगा वीक एसिड होगा, वीक एसिड। और सबसे वीक एसिड यही वाला हुआ 6 वाला, यहाँ पे वीक एसिड। और यहाँ पे ये जो 1 वाला, ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, पीएच अगर 1 रहेगा तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इस 7 के बाद वाला जो है, ये जो डार्क ग्रीन टाइप में आपको दिख रहा है, तो डार्क ग्रीन वीक बेस होगा। और इधर से जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया होगा। तो इस 7 के आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। समझ में आया। तो कलर में चेंजिंग हुआ, ये जो पीएच पेपर है वो उसमें कलर में चेंजिंग होगा। तो उस कलर में चेंजिंग होगा तो ये तो हम पहचान ही लेंगे कि रेड, पिंक, ऑरेंज या फिर यहाँ पे जितने भी कलर्स हैं, तो ये कलर में से कुछ भी आएगा यहाँ में से तो उसको हम एसिड समझेंगे, और इधर में से कोई भी कलर में जो भी चेंजिंग होगा उसमें तो उसको हम बेस समझेंगे। और उसमें हम ये भी समझ लेंगे कि अगर सपोज करो पिंक लाया तो उसका पीएच भी हम जान लेंगे। उसमें देखो पीएच भी हम निकाल लिए कि उसका पीएच 2 हुआ, और ये भी हम लोग जान लिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि 1, 2, 3 वाला जो पीएच होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ठीक है। बाकी इधर 4, 5, 6 वाला आप वीक बोल सकते हो। समझ में आ गया। तो पीएच पेपर का यूज़ ऐसे ही हम लोग करते हैं। इसको हम लेते हैं, ठीक है, पीएच पेपर को लेते हैं और सब यहाँ पे मान के चलो कोई भी एक सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस में इस पीएच पेपर को लाते हैं। तो इस पीएच पेपर को लाने के बाद ये जो पीएच पेपर होता है उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। इसमें से जो भी कलर होगा, इसमें जो भी कलर इसमें बना, जैसे सपोज करो इसमें पेल ब्लू टाइप में बना, ठीक है, तो पेल ब्लू कलर बना, तो हम यहाँ पे इस स्केल में देखेंगे कि पेल ब्लू कहाँ पे है। तो पेल ब्लू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो बेस है जिसका पीएच 10 है, और 10 पीएच है मतलब वीक बेस हुआ। वही अगर पर्पल हो जाता तो हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। ये कुछ ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है, आसान था। तो ये हम लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम लोग का यहाँ पे जो इंडिकेटर वाला जो एक टॉपिक था वो ख़त्म होता है। और पीएच आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पीएच का अगर जिक्र किया गया है तो जो पीएच का बात हम कर रहे हैं, ये हमारे एवरीडे लाइफ से हर जगह जो है रिलेटेड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जैसे ही हमारे माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम होने लगेगा तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। 5.5 कहने का मतलब क्या है, वो एसिड होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा। 5 से कम एसिड, ठीक है। फिर वही अगर बढ़ता 7 से ज़्यादा हो जाता तो फिर वो बेसिक में चला जाता, वीक बेस फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे करके। तो यहाँ पे ये सब देखो इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है पीएच का, कि अगर वो 5 से कम हो गया तो फिर हमारे जो दांत है वो झड़ने लगेंगे। तो पीएच को मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। सेकेंड है आवर स्टोमैक प्रोड्यूस HCl। ये हमें पता ही है, हम लाइफ प्रोसेस में इसको अच्छे से डीपली पढ़ेंगे कि जो हमारे स्टोमैक है वहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है। तो वो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ऊपर में पढ़े भी हैं कि जो HCl होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो HCl है वो प्रोड्यूस होने लगता है, तो वो प्रोड्यूस होगा तो पेट में दर्द होगा। तो उसको हम कम कैसे करेंगे, हम लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो रहा है, तो वही जो HCl है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए हम कोई मेडिसिन लेंगे। हम लोग पीते हैं इनो, या कोई दूसरा मेडिसिन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ये मेडिसिन आप लेते हो ना, इसको हम कहते हैं एंटासिड। क्या कहते हैं, एंटासिड, ठीक है। और ये जो एंटासिड होता है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एक ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला था सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या था, NaCO3, ठीक है। सोडियम सॉरी NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट रहता है एंटासिड में। तो वो जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो क्या है, बेस है, ठीक है, वो बेस है, वो प्रेजेंट रहता है। तो जिससे कि जो एसिड और बेस जब मिलेगा तो वो न्यूट्रल शुरू कर देता है होना करना, ठीक है, न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से एसिडिटी फिर कम हो जाता है। तो ये 2 चीज़ यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे आगे आते हैं, लिखा गया सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स लाइक बी और आंट। जैसे बी मधुमक्खी या फिर आंट जो भी स्टिंग करता है तो उससे हम खुद को बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे सर, तो आपको पता होगा कि उसमें जो भी एंट हम लोगों को काटता है, चाहे बी काटता है, तो उसमें मेथेनोइक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है।
तो उसके काटने के बाद हमारे बॉडी में आ गया एसिड। तो उस एसिड, वो एसिड जब तक रहेगा हमें पेन होगा, तो उसको हटाने के लिए हम यूज़ किसका कर सकते हैं, तो लिख दिया हमने बाय रबिंग क्विक लाइम यानी कि चूना या फिर बेकिंग पाउडर, ये दोनों जो है बेस है, इसको अगर हम रब करेंगे तो वो या फिर रखेंगे उस जगह पे जहाँ पे काटा है, तो एसिड को बेस से मिलाएंगे, फिर वहाँ पे वो न्यूट्रल होना शुरू हुआ, दर्द खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो पीएच अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड डाल दिया, दैट मीन्स कि पीएच कम होने लगा। ठीक है, जैसे ही हम बेस डालेंगे तो डालेंगे बेस डालने से क्या है, बेस का जो यहाँ पे पीएच होता है ज़्यादा होता है, तो जो है वो न्यूट्रल करने लगता है वो। समझ में आया। नेक्स्ट है पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जैसे ही पीएच 5.6 हो जाए, जैसे रेन जो होता है उसका, रेन का अगर पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो वो एसिड रेन कहलाएगा। सर ये एसिड रेन क्यों होता है, कैसे होता है, तो ज़्यादा पॉल्यूशन होने से एसिड रेन होगा। नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का जो गैस वगैरह होता है ऊपर जाएगा, ठीक है, वो रेन के फॉर्म में गिरेगा, तो ऑब्वियसली एसिड रेन होगा। तो 5.6 से अगर कम हो जाता है रेन तो उसको हम पीएच रेन कहते हैं, सॉरी एसिड रेन कहते हैं। एक लास्ट दिया गया है कि प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को भी एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए उसके हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारे एवरी डे लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया है जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, याद कर लेना कि कॉन्सेंट्रेशन चाहे H+ आयंस का हो या फिर OH- आयंस का, वो 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। ठीक है, बस एज ए नॉलेज यहाँ पे मैंने आपको याद करने के लिए आपको ये बता दिया, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पीएच वाला कॉन्सेप्ट है बस इतना ही है, ज़्यादा आप लोगों को पीएच को लेकर और पढ़ना है नहीं इस चैप्टर में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। हमने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, बेस के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बीच में छूट गया था क्योंकि वहाँ पे इंडिकेटर इंक्लूड हुआ। अब इंडिकेटर आया तो मुझे यहाँ पे फिर पीएच के बारे में बताना पड़ गया। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ था, ये जो ऊपर में छूटा हुआ है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एसिड का जब रिएक्शन हुआ था तो हमने यहाँ पे 4 रिएक्शन देखे थे। एक तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और हाइड्रोजन मिला था। एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर मिला। एसिड अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया था तो साल्ट और वाटर फिर से मिल रहा था। और मेटल कार्बोनेट के साथ किया था या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो साल्ट वाटर और एक्स्ट्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। यहाँ तक तो सर हमें पता है एसिड के बारे में। बेस का बताइए। तो देखो बेस में भी हम इन सब से रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन इसमें ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। एसिड को आप बेस से रिएक्ट करवाओ, एसिड को आप बेस से रिएक्ट करवाओ, चाहे बेस को एसिड से रिएक्ट करवाओ, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गया बेसिस को लिखने के लिए, तो ये जो हमने ऊपर में एसिड में ऑलरेडी पढ़ रखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, न्यूट्रल जो हो जाता है एसिड बेस को मिलाते हैं, तो वो वाला आप इसमें लिख लेना। ठीक है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे इसलिए इसको हमने घेर रखा है। और एक चीज़, ये जो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं होता है, याद कर लेना। तो एसिड में 4 रिएक्शन हम पढ़े हैं, बेसिस में केवल 2 रिएक्शन होंगे, एक मेटल के साथ होगा और दूसरा मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होगा। तो आइए हम यहाँ पे मेटल के साथ अगर बेस रिएक्ट करता है तो किस तरह से रिएक्ट करेगा इसको देखते हैं। तो लिखा गया है कि वेन बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल्स फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमने एसिड में भी पढ़ा था कि ये जब बर्न होता है, जलता है, तो पॉप साउंड निकलता है, चट चट टाइप का आवाज़, मैंने बताया था ना। इसका एक्सपेरिमेंट भी है एनसीईआरटी बुक में। तो एक्सपेरिमेंट अगर आपको देखना होगा, समझना होगा, तो कमेंट आप कर सकते हैं किसी वीडियो में, आप लोग को वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म किया, साल्ट और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि एसिड में जो यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, बेस में दोनों में सेम वही फॉर्म करेगा। मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी यही फॉर्म करेगा, और इसमें मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया था जो एसिड था, लेकिन जो बेस है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यही सेम फॉर्म होगा, साल्ट और वाटर ही होगा। तो ये याद करने का तरीका है। अगर आपको एसिड याद हो गया तो बेस तो ये खैर यूँ ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे हम इसके रिएक्शन को देख रहे थे कि जो बेस था वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या फॉर्म हो रहा था, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है सर, साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लिया। इसका एग्जांपल तो आपने दिखाया नहीं, आगे समझेंगे, देखो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जितने मेटल्स होते हैं ना, सारे ही मेटल्स एसिड के बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
हमने एसिड के कंडीशन में देखा था कि सारे मेटल जो थे वो एसिड के साथ तो रिएक्ट कर रहे थे, एक एक्सेप्शन था नाइट्रिक एसिड वाला, ठीक है, उसको अगर हम हटा दें तो बाकी सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन बेस के साथ कुछ ही मेटल, फ्यू मेटल सिर्फ रिएक्ट करेंगे। कौन कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ऑल बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। एक्चुअली में थोड़ा सा उल्टा हो गया, आपको ऐसे लिखना चाहिए था कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसेस, ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। कौन कौन सा मेटल है वो, तो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स दे रिएक्ट विथ बेसेस आर, जैसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टीन और बेरिलियम, ये सब सारे यहाँ पे मेटल्स, इसके यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख दिए ताकि हर चीज़ आप लोगों को पता चल सके। तो यही सब सारे जो मेटल्स हैं जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे, याद रखना इसको, ठीक है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, टीन और बेरिलियम। सर क्या इन सब के अलावा और कोई मेटल हो सकता है? हो सकता है, बट फिलहाल अभी आप लोग इतना याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो दिया गया है जितने मेटल्स हैं, ठीक है, तो इनको हम एम्फोथेरिक कहते हैं नेचर में। नेचर में सर ये एम्फोथेरिक क्यों होता है, ये एम्फोथेरिक क्या होता है? तो एम्फोथेरिक का मतलब समझ लो, तो वैसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे तो उसको हम एम्फोथेरिक कहेंगे। दोज मेटल्स विच रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड्स एंड बेसेस आर कॉल्ड एम्फोथेरिक। ओके, समझ में आ गया होगा कि एम्फोथेरिक क्या होता है। तो ये जो मेटल्स यहाँ पे हमने देखा, तो ये मेटल्स दोनों से रिएक्ट करेगा, एसिड से भी करेगा, बेस से भी करेगा। बेस से तो खैर यहाँ पे कर ही रहा है, और एसिड से हमने देखा था कि सारे मेटल ही कर रहे थे, तो ये भाई क्यों नहीं करे, तो ये तो करेगा ही। तो इस वजह से ये एम्फोथेरिक होता है, ठीक है। ये सारे मेटल जो होंगे एम्फोथेरिक होंगे क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो नन मेटल हो गया, मिस्टेक है, मेटल के साथ रिएक्ट होगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिला। तो यहाँ पे ये बेस हो गया, मेटल ले लिए Zn, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ Na2ZNO3 NO2। सर ये कैसे हुआ पता नहीं चला, ये फॉर्मूला कैसे बना? ऊपर में मैंने आप लोग को दे दिया है ऑलरेडी चार्ट, ठीक है, वो आयन्स वाला, उसको याद करो, उसको देखो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सोडियम का जो चार्ज होगा वो +1 होगा, और ZnO2 अगर उसमें दिख जाए तो उसमें देख लेना, इसका जो चार्ज होगा वो इसमें आप लोग को 2 माइनस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 माइनस है ये Na2 के पास आ जाएगा, 2 है इस वजह से Na2 हो जाएगा, ठीक है, ये Na2 हो गया, और ZnO2 जैसे का वैसे होगा, ठीक है। ये वाला होगा, शायद मैंने वहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, Na का तो है, ये मुझे श्योर है, याद है मुझे, बट ZnO2 का बस एक बार चेक कर लेना, मे बी ना हो, तो इसको भी याद कर लेना कि ZnO2 इसका 1 होता है, सॉरी 2 होता है, ठीक है, 2 नेगेटिव होता है। तो चलो यहाँ पे बेस रिएक्ट कर लिया, हाइड्रोजन गैस फाउंड कर लिया। यहाँ पे एग्जांपल हम देख लिए कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया, नन मेटल नहीं, मेटल के साथ रिएक्ट किया, साल्ट हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग को दे दिया। एक सेकेंड यहाँ पे जो रिएक्शन था उसको भी देख लेते हैं। जो बेसिस था वो नन मेटेलिक ऑक्साइड। नन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब सर जो नन मेटल होगा और वो एक ऑक्सीजन के साथ मिला होगा। तो चलो यहाँ पे इसके रिएक्शन को देखते हैं कि जब बेसिस नन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विथ नन मेटेलिक ऑक्साइड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, मेटल के साथ बेसिस रिएक्ट किया था तो साल्ट और वाटर फॉर्म किया था, इसमें भी साल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो बेसिस वाला याद रखना आसान है, दोनों में साल्ट वाटर फॉर्म करता है, दोनों रिएक्शन में। तो ये जो बेसिस है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो साल्ट हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं याद करो, लाइमस्टोन, बताया था मैंने आप लोग को, ठीक है। और इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, सॉरी स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर दोनों बोला जाता है, ठीक है। और साथ ही वाटर तो निकलना ही है। तो ये यहाँ पे 2 ही रिएक्शन है बेसिस के, एक तो बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर मिलेगा, और बेसिस नन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा फिर भी साल्ट एंड वाटर ही देगा, बस यही है। तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिस में केवल 2 ही रिएक्शन हुए हैं। पहले अगर बेस मेटल के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर मिला, और इसके बाद बेस नन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर इसमें भी मिला था, मतलब सेम सॉल्ट वाटर दोनों में हमें मिला था। तो यहाँ पे हर जगह हम देख रहे हैं सॉल्ट। तो अब हम इसी सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए सॉल्ट के बारे में जानते हैं। पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है।
तो सॉल्ट इज़ ए आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लिया है कि एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट मिलता है। तो सॉल्ट क्या एक तरह का आयोनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा वो फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसके केमिकल प्रिपरेशंस इसमें सॉल्ट से देखेंगे, कौन कौन से ऐसे केमिकल प्रिपरेशंस होते हैं सॉल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रिपरेशंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते ही हैं। जिसमें से सबसे पहला है कास्टिक सोडा। ये सब सारे यहाँ पे कॉमन नेम है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके फॉर्मेशन को देखेंगे। ठीक है, सेकेंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaCO2। ठीक है, CaOCl2। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल नेम होता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम Ca है तो कैल्शियम, O है तो ऑक्सी और Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी केमिकल नेम, बार बार मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। यानी कि इसको हम इसका जो केमिकल नेम है इस तरह से पढ़ते हैं, ये है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, 10 है तो डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ओके, एंड लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हेमी और ये वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O। तो इन सब के फॉर्मेशन को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कास्टिक सोडा, इसके फॉर्मेशन को देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है और इसका जो भी केमिकल नेम है वो हमने लिखा हुआ है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड through an aqueous solution of sodium chloride it decompose to form sodium hydroxide। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है कि अगर NaCl का एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, और उसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो NaCl है, NaCl मतलब साल्ट और ये क्या है वाटर, तो साल्ट और वाटर का जो भी मिक्सचर होगा, जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर, इसका साल्ट और वाटर, वाटर में अगर साल्ट मिला है तो उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, वाटर प्लस साल्ट के जो सॉल्यूशन बनेंगे उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे वही चीज़ था कि यहाँ पे सॉल्ट था, इसको वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो ये हो गया ब्राइन सॉल्यूशन, और ये जो यहाँ पे वाटर का एक सॉल्यूशन है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। सॉल्ट के वाटर सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कास्टिक सोडा है वो मिल जाता है। इसके साथ साथ इसमें क्लोरीन भी निकलता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। इसमें एक बात आप लोग ये भी याद रखना कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरीन है और अल्कली इसलिए क्योंकि ये अल्कलाइन है। अल्कलाइन क्या होता है, जो वाटर में सॉल्यूबल होता हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अच्छा, ये वाला हमें फॉर्म करना था, इसी का ना फॉर्मेशन करना था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये तो हमें मिल गया है। अब इसके यूजेस को हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कास्टिक सोडा, इसका क्या क्या यूज़ है। तो फर्स्ट यूज़ दिया गया है कि इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट, मतलब इसका यूज़ सोप्स और डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड में है इट इज़ यूज टू पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है कि इट इज़ यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज़ होता है, यानी साफ़ करने के लिए, ऑयल को साफ़ करना होगा, पेट्रोल को साफ़ करना होगा तो इसका उसमें यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको हम केमिकल नेम इसका हम कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये कैसे बनता है, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइन। अब ये जो क्लोरीन है अगर ड्राई स्लैग लाइन यानी कि CaOH का होल 2 अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना, इन दोनों का जो है रिएक्शन करवा देना है, क्लोरीन का और स्लैग लाइन का। ठीक है, तो ये दोनों का यहाँ पर रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे देख लो ब्लीचिंग पाउडर मिल गया CaOCl2, और यहाँ पे ये जो वाटर है ये भी यहाँ पे निकलता है।
ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पे कुछ यूजेस देख लो। फर्स्ट यूज़ दिया गया है कि इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी के पीने जो हम पानी पी रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो पानी में बहुत सारे जर्म्स वगैरह होते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं। दूसरा है कि इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कॉटन को ब्लीच करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है कि इट इज़ यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें Cl है यानी क्लोरीन है। क्लोरीन क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इस वजह से ये केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं बेकिंग सोडा को। तो एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ से देखा जाए तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा सबसे मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाला है। खास करके जो वॉशिंग सोडा है वो आप लोग का एग्जामिनेशंस में आने का 99% चांस रहता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मेशन अच्छे से ज़रूर कर ले, जो कि आपका यहीं से स्टार्टिंग है। बेकिंग सोडा को आपको अच्छे से करके जाना है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, केमिकल नेम है ये। तो ये कैसे बनता है? तो इट प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन कहते हैं, जैसे हमने पहले ही बताया है आप लोग को, ऊपर में बताया कि NaCl जो वाटर के सब में अगर घुला हो सॉल्ट, तो वैसे सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। तो वही है सोडियम क्लोराइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अब देखो यहाँ पे किस किस का रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन किसका हुआ ये याद रखना, सोडियम क्लोराइड का, तो यहाँ पे NaCl लिखे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखे, और इसमें तो वाटर भी तो ऐड है, सोडियम क्लोराइड ब्राइन बोला जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो सोडियम क्लोराइड होगा वो वाटर का सॉल्यूशन होता है, तो NaCl के साथ वाटर तो होगा ही, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो सॉल्यूशन होगा वही ब्राइन होता है, ठीक है। तो NaCl के साथ H2O होगा, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, अमोनिया है, अमोना लिख दिए, ठीक है। तो इधर वाला सारा रिएक्शन हो गया, यहाँ पे सारा रिएक्शन हो गया यहाँ से। अब बचेगा क्या? तो हमें इन सब को मिला के क्या मिलेगा? तो जो हमें लाना था NaSCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, तो ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना, ये वाला सोडियम क्लोराइड का जो ब्राइन होगा, सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अगर ये तीनों याद हो गया तो ये अपने आप फॉर्म हो जाएगा। और ये वाला अमोनियम क्लोराइड ये याद रख लेना कि ये भी बाहर जो है वो निकलता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में ये फॉर्म होता है, अमोनियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होता है, बस ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा, आगे यहाँ पे बेकिंग सोडा का एक प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या प्रॉपर्टी है? तो यहाँ पे ये जो NaSCO3 हमें मिला, यहाँ पे ये जो NaSCO3 मिला यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमें निकालना था, तो इसको अगर हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अब इसका यहाँ पे यूजेस देख लो, बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज़ है। तो फर्स्ट यूज़ दिया गया है कि इट इज़ यूज्ड एज एन एंटाइसिड, इसको एंटाइसिड के रूप में यूज़ किया जाता है एसिडिटी को हटाने के लिए जो कि हमारे स्टोमैक में होता है। ये हमने ऑलरेडी ऊपर में समझा हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोग उस टाइम बोला भी था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं हम एसिडिटी को हटाने के लिए, क्योंकि उसमें बेस जो होता है प्रेजेंट होता है। सेकेंड है इट इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर, इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, विच इज़ यूज इन प्रिपरेशंस ऑफ केक, जिसका यूज़ किया जाता है केक को बनाने के लिए या फिर ब्रेड को बनाने के लिए। अच्छा, ये जो बेकिंग पाउडर है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे बनता है बेकिंग पाउडर? तो बेकिंग सोडा को जो हमने अभी यहाँ पे फॉर्म किया, बेकिंग सोडा को अगर टार्टरिक एसिड के साथ मिला दिया जाता है तो इससे बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं वॉशिंग सोडा के में, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दो तरीके से एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। अगर आप लोग के एग्जामिनेशंस में इस तरह से लिखा आ जाए कि प्रिपरेशन बाई सॉल्वी प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस, तो आप लोग को शुरू से 3 इक्वेशन जो आपने अभी तक यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ से बेकिंग पाउडर से, बेकिंग सोडा से, यहाँ से आप लोग को लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। वो आगे मैं भी बताऊँगा। और सिंपली अगर सिर्फ वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन बोलेगा, कोई प्रोसेस नहीं बोलेगा, तो आप डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हो या फिर आप इन दोनों रिएक्शन को लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है ये वाला रिएक्शन जो है फॉर्म्ड किया हुआ है, ठीक है। तो वही वाला रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है,
ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो इससे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का ये निकल गया सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब आप ये समझ लो कि क्या होता है कि रिक्रिस्टलाइजेशन में कि जो भी मतलब हम लोग का यहाँ पे निकला हुआ है, जैसे Na2CO3 निकला हुआ है, तो इसको हमारे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में रखने के कारण उसमें मॉइस्चर वगैरह लगता है, और मॉइस्चर उसमें क्या होगा, तो उसमें मॉइस्चर जो लगता है वो ऐड होता है, वो वाटर ऐड होगा। ठीक है, और इस तरह से ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है और फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सेम यही रह जाएगा, ठीक है, H2O ही रह जाएगा, बट इसमें ये 10 मॉलिक्यूल होगा वाटर का। तो इस वजह से यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो वॉशिंग सोडा का होता है। ठीक है, तो इसको आप सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल सकते हो, और वॉशिंग सोडा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ एक तरीका। दूसरा में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वी प्रोसेस, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि बेकिंग सोडा वाला से वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो कि हमने ऊपर में सीख लिया किस प्रकार से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फिर आप लोग को सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन वो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बेकिंग सोडा को क्या किए, हीट किए थे, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, और फिर यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो निकला था इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी कि उसको हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, मॉइस्चर लगेगा उसमें, यानी कि वो रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। ठीक है, वाटर उसमें ऐड होगा, और इस तरह से यहाँ पे हम लोग का वॉशिंग सोडा जो है वो मिल जाएगा। तो सॉल्वी प्रोसेस आता है, तो ये वाला आप लोग को पूरा लिखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। वॉशिंग सोडा का कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, जैसे फर्स्ट में दिया गया है कि वॉशिंग सोडा इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है वॉशिंग सोडा। सेकेंड है कि द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज़ अल्कलाइन। वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वाटर में वो अल्कलाइन होगा, यानी कि वो सॉल्युबल होगा, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिया है। विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो ऑब्वियसली बेसिक नेचर का है, तो वो तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा ही, क्योंकि बेस ब्लू कलर का होता है। ओके, इसका यूजेस देख लो, तो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, या फिर सोप इंडस्ट्रीज़ में, या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ में, इन सब को बनाने के लिए। इसके बाद दिया गया है कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। अब वॉशिंग सोडा का यूज सोडियम कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स है। बोरेक्स एक तरह का सोडियम कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला भी होता है, बट यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। थर्ड है कि इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी ख़त्म करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ को बोलते हैं हेमी। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो जिप्सम को हीट करने से होता है। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो इससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूज़ करते हैं, और फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे इक्वेशन के रूप में दिखा दिया है कि ये जो जिप्सम है, ये जो जिप्सम है इसको यहाँ पे देखो हीट किया जा रहा है 373 केल्विन पे, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लूज़ हुए। पहले 2 था तो यहाँ पे हाफ हो गया, और ये फिर 1/2 जो है वो अलग हो गया है। तो इस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। लास्टली यहाँ पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूजेज है उसको देखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक से वॉशिंग सोडा लिखाया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो फर्स्ट में दिया गया है कि डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। जैसे हम लोगों को पता है कभी हाथ टूट जाता है, तो इसका जो यूज़ होता है डॉक्टर्स लोग करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए। सेकेंड है फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चौक ETC। तो इसका जो यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो खिलौने बनाने के लिए, या फिर कुछ डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने के लिए, या फिर जो ब्लैक बोर्ड चौक होता है उसको बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड लास्टली थर्ड है कि फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए, जैसे हम लोग घर में पुट्टी करवाते हैं तो पहले पेरिस लोग करवाता था, तो स्मूथ करने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है।
तो पूरा चैप्टर यहाँ पे हम लोग का ख़त्म हो गया है कि आई होप सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।